हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का एग्ज़ाम टाइम एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जिस समय भी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस समय रात के बज रहे हैं 11। चूँकि कल वीडियो नहीं जा पाई थी और मैं हालांकि थोड़ा अनमने ढंग से, क्योंकि इस बार की तैयारी मेरी बिल्कुल भी नहीं थी। असिस्टेंट प्रोफेसर का मेरा एग्ज़ाम था, ठीक है, तो मैं उसी के संदर्भ में चला गया था। और मैं बता दूं, जिस तरह का पेपर आया था, अगर थोड़ा सा, महज थोड़ा सा ध्यान मैंने करंट पे दे दिया होता, ठीक है, और सरसरी निगाह से बजट वगैरह देख लिया होता, तो जान लीजिए कि निश्चित रूप से इंटरव्यू में खड़ा होता। अभी भी बहुत दिक्कत नहीं है और मैं चाह रहा था कि आपको पेपर दिखाऊं, लेकिन आज बिल्कुल भी टाइम नहीं था। ये पहले का लगा हुआ था, कल का क्लास, लेकिन कल ले नहीं पाए, इसलिए वो कल जाएगा। कल शाम तक, शाम 7-8 बजे तक मैं उसको आपको दिखा दूंगा, ताकि आप जान जाएं। जो लोग दे के आए हैं वो तो जान ही रहे हैं, जो लोग नहीं दे दिए हैं आज तक, उनको डर लगता है नेट से, जेआरएफ से, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर उनके लिए सपना है, तो मैं कहूँगा कि वो ज़रूर देखें। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप क्यों नहीं देखते। देखिए, ये मेरा दूसरी बार एग्ज़ाम था और मैं आपको बताया कि मेरा सिलेक्शन एकदम मेरे घर के बगल में हुआ है, इंटर कॉलेज में। तो बहुत सारी घर की जिम्मेदारियां रहती हैं और आपसे जुड़ने का मौका मिल जाता है, इसलिए अब असिस्टेंट प्रोफेसर में होगा तो थोड़ा सा दूर हो जाएगा। और फिलहाल अभी 2-4 साल जो जिम्मेदारियां हैं उसको निर्वहन मैं घर रहकर ही करूंगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए मैंने बहुत अच्छा प्रयास नहीं किया था, और जब पहली बार दिया था तो उसमें हमारी शादी पड़ गई थी। और जानते हैं कि नौकरी मिलती है, शादी होती है, तो आदमी पहले शादी में पास होना चाहता है, फिर नौकरी तो मिलती रहेगी। जब आपकी एक बार तैयारी हो जाएगी तो निश्चित रूप से नौकरी मिलेगी, ठीक है। जब तक नहीं मिलती है तब तक नहीं मिलती है, लेकिन जब मिलती है तो बहुत मिलती है, ठीक है ना जी। तो मैंने आपसे बताया कि ये दूसरी है, तीसरी भी मिलेगी, बस थोड़ा सा लगना पड़ेगा। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूं कि आपको पेपर जब देखेंगे 100 क्वेश्चन होते हैं, 30 जीएस के, 70 आपके सब्जेक्ट के, ठीक है, और इंटरव्यू के बाकी 3 स्टेजेस होते हैं। तो आप जरूर सपना देखिए और इस एग्जाम टाइम एकेडमी के साथ जुड़ेंगे आप। अभी आपका एग्जाम है तो मैं बहुत विस्तृत नहीं, केवल इसी क्वेश्चन पेपर के हल करने से, जो लोग रोज मेरे साथ जुड़े होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से आ गए थे, ठीक ना जी। तो आप ये मत समझ के चलिए कि नहीं ये टीजीटी है, पीजीटी है, या शिक्षक वैकेंसी के लिए छोटी छोटी क्यों नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो आपको हर जगह काम करेगा, चाहे आप बीए दे रहे हो, चाहे एमए दे रहे हो, या फिर कोई भी एग्जाम दे रहे हो, शिक्षक से संबंधित या कंपटीशन से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं। आइए बात करते हैं आज का। जैसे देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र लगा हुआ है और पहला चैप्टर आपका राष्ट्रीय आय है। क्या है? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, आए हुए अब तक, सभी पर चर्चा करेंगे। फिर आएगा नहीं तो जाएगा का, मैंने आपसे कहा नहीं कि यहीं से क्वेश्चन बनाने हैं, बस केवल थोड़ा सा परिवर्तन होता रहता है। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या लगा है, आइए बात करते हैं जल्दी से। वीडियो आपकी, पहला क्वेश्चन है कि प्रोफेसर एएच हैंसन गुणक एवं त्वरक के संयोग को वर्णित करते हैं, ठीक है। प्रोफेसर एएच हैंसन, जब आप किताबों को पढ़ेंगे ज्यादा से ज्यादा तो इस तरह के कथन आपको मिलेंगे, समझ में आई बात। तो वहां से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोफेसर एएच हैंसन है, ठीक है, कौन है? एएच हैंसन, देखिएगा, हाँ, एएच हैंसन है। इन्होंने गुणक और त्वरक के संयोग को, किसको? संयोग को किस रूप में वर्णित किया है? तो आप जान जाइएगा, समृद्धि प्रभाव प्रदर्शन, समृद्धि प्रभाव प्रदर्शन के रूप में इन्होंने इसको क्या किया है? वर्णित किया। समृद्धि प्रभाव प्रदर्शन आ गया होगा, निश्चित रूप से आ जाएगा, बस ध्यान देने की जरूरत है। हाँ,
आय, दूसरा क्वेश्चन है कि यदि आय में 5,000 करोड़ रुपए की वृद्धि से बचत में 500 करोड़ रुपए की वृद्धि हो जाए तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होगी। तो इसको निकालने के लिए आपको सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जाननी पड़ेगी। ठीक है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बराबर क्या होता है, पहले ये जानेंगे, इसके बाद आप जान पाएंगे। लिखिएगा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ठीक है, का प्रतिशत बराबर होता है आय में परिवर्तन माइनस क्या, बचत में परिवर्तन बटे बचत में परिवर्तन गुणे 100। गुणे कितना होता है, 100 होता है। इसी पे आप अपना रख दीजिए। आय में परिवर्तन कितना हो रहा है, बराबर कर लीजिएगा 500 नहीं 5,000 है, करोड़ माइनस ये हो गया 500 बटे 500 गुणे 100। ठीक है, इसी को अगर आप हल करते हैं फिर से तो ये देखिएगा 4500 नहीं होगा, 5,000 में 500 घटाएंगे 4,500 होगा। ठीक है, बटे 500 गुणे 100 होगा, अगर 2 0 से काट दीजिए। ठीक है, 2 0 से काट दीजिए। अब देखिएगा 5 9 45 कितना, 5 9 45। एक चीज सूत्र देखिएगा, सूत्र अगर थोड़ा सा इधर उधर होगा, बटे आय में परिवर्तन है ये। हाँ देखिए मुझसे भी ध्यान से उतर गया था, आय में बटे आय में परिवर्तन है ये, बटे आय में परिवर्तन, ये सुधार कर लीजिएगा। अब यहां कुछ होगा नहीं, 1 0 यहां और बढ़ जाएगा, 1 0 क्या हो जाएगा और बढ़ जाएगा। 1 0 से गया तो इसके बराबर कट के कितना आ जाएगा 90। कितना आ जाएगा 90, देखिएगा कहीं होगा। ये आपका सही हो जाएगा। क्या कर लेंगे, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बराबर आय में परिवर्तन बटे बचत में परिवर्तन बटे आय में परिवर्तन, तो उसी पे रख लेंगे, आपका आ जाएगा। आगे है कि प्रोफेसर फिशर ने राष्ट्रीय आय की माप में उत्पादन के स्थान पर किसको सम्मिलित किया है। तो जो देखिए प्रोफेसर फिशर हैं, वो उत्पादन के स्थान पर आय की माप में किसको, उपभोग को महत्व दिया है। किसको, उपभोग को महत्व दिया है। अब बात करें तब कौन, जब की लिख लेंगे, जब की मार्शल और कौन, पीगू, और मार्शल और पीगू ने उत्पादन को महत्व दिया है। उत्पादन को महत्व दिया है। समझ में आई बात। आगे कह रहा है कि जीएनपी को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। जीएनपी को ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद होगा। सकल जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। हमको देखिए आज थोड़ी सी थकान ज्यादा है, उत्पाद, ठीक है। कह रहा है को परिभाषित किया जा सकता है जीएनपी बराबर, देखिएगा जब सकल ज्ञात करना है तो एन पी प्लस क्या कर देंगे, प्लस अगर ह्रास, मूल्य जो ह्रास है उसी को जोड़ लेंगे,
प्लस मूल्य ह्रास, तो अपने आप ये निकल कर बाहर हो जाती है, एनएनपी प्लस मूल्य ह्रास। ठीक है, बराबर क्या होता है, जीएनपी, बराबर जीएनपी होता है। पूछा गया था, आज ही ये प्रश्न पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर में। आगे कह रहा राष्ट्रीय आय से तात्पर्य है, राष्ट्रीय आय से तात्पर्य क्या है, सरकार की वार्षिक आय से, सरकार की उद्योगों से प्राप्त आय से, विभिन्न आयों के योग से, बजट के आकलन से। नहीं, विभिन्न आयों के, जो जितने भी आय के स्रोत हैं सभी को जोड़ लिया जाएगा तो क्या हो जाएगी, राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। आइए, बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और लागत मूल्य पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद के बीच अंतर होता है। क्या अंतर होता है, ठीक है, जल्दी से बताइएगा। एक बाजार मूल्य होता है किसी का, एक साधन, सकल साधन मूल्य होता है। ठीक है, साधन मूल्य को ही लागत मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं, लागत मूल्य कहते हैं। तो दोनों का अंतर क्या है, जल्दी बताइए। प्रश्न नंबर 6 का आंसर आप जल्दी से दीजिएगा। और आपको पता है ह्रास और निबल, ये ह्रास शब्द है, ह्रास और निबल अप्रत्यक्ष कर, ह्रास और निबल अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, जान लीजिएगा। कोई भी दोनों में अंतर क्या है, जैसे ये पेन जो दिख रही है, इसको बनाने में यदि कुल साधन की लागत आई है 10 रुपए, कितनी, 10 रुपए, तो इसको ही क्या कहते हैं, साधन लागत मूल्य कहते हैं या लागत मूल्य कहते हैं। जब ये बाजार कीमत बनेगी तब, जब इस पे सरकार का टैक्स लग जाएगा। मान लीजिए 2 रुपया का टैक्स लग गया, अब हो गई 12 रुपए की, तो 12 रुपया क्या है, यह बाजार कीमत है, और साधन लागत कितनी है, वो 10 रुपया है। दोनों का अंतर ही क्या होता है, दोनों का अंतर ही क्या होता है, आपका निबल कर के बराबर। और ह्रास भी इसमें से घटा लिया जाता है, ह्रास, तभी तो वो भी मूल्य में जुड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष संसाधन क्या हो रहे हैं, बेकार हो रहे हैं। भारत में स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर 8% के स्तर से अधिक रही है। ठीक है, तो देखिएगा, जब 8% की दर से अधिक रही है, तो मैं बता दूं, इस वर्तमान में इस प्रश्न के अनुसार कोई भी विकल्प सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये 2005 का प्रश्न था। कब का, 2005 का प्रश्न था। कब का, 2005 का प्रश्न था। और तब ये कितनी, 4 बार थी, तब ये 4 बार थी। लेकिन वर्तमान समय की अगर बात कर दी जाए तो ये 10 बार से भी अधिक है। कितना, 10 बार से भी अधिक है। इसकी प्रश्न की प्रासंगिकता खत्म हो गई है। लेकिन अगर ऐसा प्रश्न आता है तो वर्तमान की आप जान लीजिएगा। व्यक्तिगत आय बराबर होती है, देखिए जितने ज्यादा आप प्रश्न को हल करेंगे, अनुभव यही बताता है कि आप उतना एग्जाम के करीब होंगे। ठीक, तो ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हल करिए। अभी आप सोए नहीं होंगे, मुझे ये भी पता है। क्यों, क्योंकि जो सो रहा है वो खो रहा है। लगभग एक एक पद पर, समझ में आई बात, आप जान लीजिए कम से कम 300 या 70 कुछ ऐसे निकल कर आ रहा था आंकड़ा, कल कोई बता रहा था। इतने बच्चों को अगर आपको पीछे करना है, इसमें से इतने बच्चों को पीछे ढकेल कर एक पद लेना है, तो नींद नहीं आनी चाहिए जबरदस्ती की, रात हो गई तो सो गए नहीं, जब नींद आए तब सोइए। कह रहे व्यक्तिगत आय बराबर होती है, व्यक्तिगत आय बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस ह्रास, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस कर, राष्ट्रीय आय प्लस हस्तांतरण भुगतान प्लस अवितरित लाभ एवं निगम कर, राष्ट्रीय आय प्लस हस्तांतरण माइनस अवितरित लाभ एवं निगम कर। जल्दी से बताइएगा, बहुत टेक्निकल टाइप का प्रश्न है और निश्चित रूप से आपका सही होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, इसमें अगर ये भी घटा दिया होता, अवितरित लाभ मतलब ऐसा लाभ जो बांटा ही नहीं गया है, तो वो कैसे व्यक्तिगत आय में जुड़ेगा। तो व्यक्तिगत आय में क्या होता है, राष्ट्रीय आय होती है, हस्तांतरण भुगतान होता है, माइनस अवितरित लाभ और निगम कर, ये दोनों घटा लिए जाते हैं। ठीक है, आगे करेक्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध समीकरण कौन सा है। शुद्ध समीकरण ध्यान देना है,
शुद्ध समीकरण है। ठीक है, देखिएगा जीएनपी बराबर क्या होगा, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर क्या होगा, तो साथ अभी आपने देखा है कि सभी को जोड़ लिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए सभी को जोड़ना, देखिए यहां तक जो प्लस प्लस है ये जिसमें जिसमें सी प्लस आई प्लस जी, सी प्लस आई प्लस जी, इसको छोड़कर यहां तक सभी सही हैं। अब देखिएगा प्लस क्या होता, प्लस एक्स माइनस यम, क्या एक्स माइनस यम या एक्स प्लस यम, तो प्लस होता है एक्स माइनस यम, ये आपका सही होगा। ये कंज्यूप्शन है, इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट है। ठीक है, उपभोग है, निवेश है और सरकारी आय है, सबको जोड़ लिया जाए। प्लस आयात और निर्यात, ठीक है, निर्यात माइनस आयात कर लिया जाए, उसको भी जोड़ लिया जाए, जैसा भी कम बेसी आए, तो उसे हम क्या कहते हैं, शुद्ध समीकरण। किसका, जीएनपी का। जीएनपी बराबर ये होता। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, सांख्यिकी संगठन करता है। कौन करता है, सांख्यिकी संगठन करता है। अब आपको एक चीज मैं बता दूं कि सांख्यिकी संगठन, ठीक है, सीएसओ द्वारा भारतीय आय को कितना, ठीक है, राष्ट्रीय आय के लिए जो गणना की जाती है उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को कुल 6 मुख्य भागों में और 14 उप विभागों में बांटा गया है। कितने, 14 उप विभागों में, 6 मुख्य भाग और 14 उप विभाग। ये भी कभी कभी पूछ दिया जा सकता है। ठीक है, क्या, ये भी कभी कभी पूछ दिया जाएगा। आगे कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन वास्तविक प्रयोज्य आय को व्यक्त करता है। वास्तविक प्रयोज्य आय, ठीक है, यानी जिसमें कर और घट जाएगा वही आपको वास्तव में प्रयोग की जाने वाली रहेगी। देखिएगा कौन सी है, आय माइनस प्रत्यक्ष कर बटे कीमत स्तर बटे बिक्री कर। आय माइनस प्रत्यक्ष कर माइनस बिक्री कर प्लस कीमत स्तर। आय, इसको क्या करेंगे आप, पहले बटे के रूप में देख लेंगे। क्या करेंगे, बटे के रूप में देख लेंगे, तब ये क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, और इस प्रश्न का सही आंसर आप पढ़ेंगे तो आपको आय माइनस प्रत्यक्ष कर बटे कीमत स्तर, यही क्या है, प्रयोज्य आय। ठीक है, आय माइनस प्रत्यक्ष कर बटे कीमत स्तर। जब तक कीमत स्तर का भाग नहीं दी जाएगी तब तक ये निश्चित रूप से सही समीकरण इसका नहीं बनेगा, प्रयोज्य आय का। आगे कह रहा है हस्तांतरण भुगतान सीधे प्रभावित करता है किसको, पीडीआई को। ठीक है, यही प्रयोज्य आय को, किसको, प्रयोज्य आय को, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इनकम। कह रहा निम्नलिखित में से किसके द्वारा त्वरित अनुपात क्विक रेशियो प्रदर्शित किया जाता है। क्विक रेशियो, त्वरित अनुपात, जल्दी बताइएगा, त्वरित अनुपात किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिएगा चालू परिसंपत्तियां माइनस चालू देनदारियां बटे माल भंडार, चालू देनदारियां माइनस चालू परिसंपत्तियां बटे माल भंडार, चालू परिसंपत्तियां माइनस माल भंडार बटे चालू देनदारियां, चालू देनदारियां माइनस माल भंडार बटे चालू परिसंपत्तियां। तो इसका पहला सही होगा। क्या सही होगा, पहला, चालू परिसंपत्तियां माइनस चालू देनदारियां बटे माल भंडार। ठीक है, आइए आगे है कि राष्ट्रीय आय पर देय ब्याज सम्मिलित होता है। राष्ट्रीय आय पर देय ब्याज किस में सम्मिलित होता है, जल्दी से बताइएगा, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, किस पे सम्मिलित होता भाई, तो देखिएगा राष्ट्रीय आय पर देय ब्याज किस में सम्मिलित होता है, व्यक्तिगत आय में। किसमें, व्यक्तिगत आय में। पढ़ लीजिए, यही जब एग्जाम में आकर कंफ्यूज होगा तब समझ में आएगा। कह रहा है कि आर्थिक विकास के साथ राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता है। कृषि का घट रहा है और सेवा का निरंतर क्या है, बढ़ रहा है। आज भी इससे प्रश्न पूछा गया था। कह रहे निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संस्था भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाती है। तो अभी ये प्रश्न गया है
CSO कौन अनुमान लगाती है? CSO यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। देखिएगा अब आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय CSO की स्थापना कब की गई थी, तो 2 मई 1951 को, 2 मई 1951 को स्थापना किसकी? इसी की हुई थी। किसकी? CSO यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। आगे, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ है मुख्यालय? मुख्यालय नई दिल्ली। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण द्वारा, रिजर्व बैंक द्वारा। अरे अभी ये क्वेश्चन आया था तो जान लीजिए, खट से चलिए आगे। कह रहा है कि राष्ट्रीय आय समिति 1949 के अध्यक्ष थे, तो राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे PC महालनोबिस। इन्हीं की संस्तुति पर CSO का गठन किया गया था। ठीक है। आगे कह रहे वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए कौन सा आधार वर्ष है? देखिए, तो जब ये प्रश्न पुराना है, क्या है ये प्रश्न? पुराना, वर्तमान में कोई भी नहीं है, इसमें से कोई नहीं है। कितना है? 2011 और 12 है। क्या है? 2011 और 12। वर्तमान की बात करें 2011-12। आगे, CSO द्वारा राष्ट्रीय आय आकलन के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष माना जाता है? ठीक है, तो वही ये वर्तमान में नहीं है, टाइप वाले ने टाइप कर दिया है 2011-12। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय आय का आधार वर्ष। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है फिर वही CSO। वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद रियल GNP बढ़ेगी यदि आयात निर्यात से अधिक होगा, यदि कीमत गिरेगी। देखिएगा, वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद बढ़ेगा यदि कीमत गिरेगी। क्या? कीमत गिरेगी तो वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होगा? बढ़ेगा। वास्तव में कीमत घट जाएगी तो कम पैसे में ज्यादा मिलेगा, तो अपने आप इनकम बढ़ जाएगी। कह रहा कृषि क्षेत्र की आय की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? कृषि क्षेत्र की अगर बात करें तो आप जान लीजिएगा, इसमें उत्पादन विधि को हमेशा शामिल किया जाता है। किसको? उत्पादन विधि को। क्लियर? आगे देखिएगा, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु या सेवा राष्ट्रीय आय में शामिल होंगी? गृहिणी की सेवाएं, समाज सेवियों की सेवाएं, स्व उपभोग की वस्तुएं और अनाज। स्व उपभोग की वस्तुएं, स्व उपभोग की वस्तुएं और अनाज। जल्दी से बताइएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही क्या है? जबरदस्त क्वेश्चन है। जल्दी इसका जवाब दीजिए। हाँ, देखिएगा, अगर इस पे विचार करेंगे वस्तु या सेवा राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगी, तो ये तो एकदम नहीं होती है, ये भी नहीं होती, लेकिन ये दोनों होती है। स्वयं उपभोग की वस्तुएं, ठीक है, ये भी राष्ट्रीय आय में जुड़ता है, और अनाज, यानी कि C एंड D दोनों ऑप्शन इसके क्या है? सही। प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य इससे, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आती है। क्या आता है? कृषि। अब मैं आपको बता दूं, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, प्राथमिक, इसके साथ साथ पशुपालन, खनन, कृषि हो ही गई, पशुपालन, खनन, और क्या होता? शिकार। ठीक है, उद्योग है, ये द्वितीयक आर्थिक, द्वितीयक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में है। ठीक है, व्यापार और बैंक ये है तृतीयक में, तृतीयक में है। ठीक है, आगे कह रहा कि भारत में कौन क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का सबसे बड़ा संगठक है? अगर सबसे बड़ा संगठक इसमें दे दिया जाए तो सेवा क्षेत्र है। कौन है? सेवा क्षेत्र। आगे कह रहा है एक देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी यदि, एक देश की राष्ट्रीय आय कैसे बढ़ेगी? विदेशी
सहायता प्राप्त होती है, कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है, कपड़ों और केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दर में वृद्धि की जाए, गेहूं पर एक आर्थिक सहायता की जाए। 27 क्वेश्चन का जवाब जल्दी दीजिएगा भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, कैसे बढ़ेगी तो देखिएगा, एक ही तरीका है कि कृषि उत्पादन में क्या की जाए, वृद्धि की जाए, इसी से राष्ट्रीय उत्पाद बढ़ेगी, जो मूलभूत चीजें हैं। कह रहा है सरकार द्वारा आर्थिक सहायता की जाती है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए, मूल्य कम करने के लिए, प्रतियोगिता की कुछ उद्योगों को बचाने के लिए, आवश्यक उत्पादों को निर्धन लोगों को पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। जल्दी से बताइएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्या अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आवश्यक उत्पादों को निर्धन लोगों तक पहुंचाने यानी उपलब्ध कराने के लिए सरकार आर्थिक सहायता कर दी है। आगे देखिएगा, आगे कि एक देश में प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है निबल राष्ट्रीय उत्पाद को कुल जनसंख्या से भाग देकर। तो ठीक है, यही निबल राष्ट्रीय उत्पाद को कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो अपने आप आ जाएगा, या शुद्ध राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। कह रहा है कि भारत में लोगों की अधिकांश संख्या लगी हुई है प्राथमिक क्षेत्र में, भले इसका क्षेत्र योगदान घटता जा रहा है, लेकिन आज भी 55% से ऊपर आबादी कहाँ है, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। भारत में अधिकतम संख्या में व्यक्ति कार्यरत हैं प्राथमिक क्षेत्र में। कहाँ, प्राथमिक क्षेत्र में। अगला, निगमों की प्रतिभूतियों में लगाई गई राशि का पता सामाजिक लेखा के निम्न विवरण से प्राप्त होता है। आधा प्रदर्श सारणी, कोष प्रवाह, राष्ट्रीय आय, उत्पाद वितरण, भुगतान संतुलन। कोष प्रवाह से, किससे, कोष प्रवाह। आगे, एक संकुचन तकनीकी है, वस्तु में परिवर्तन के समायोजन के लिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद वृद्धि में एकरूपता लाने के लिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गिरावट में एकरूपता लाने के लिए, मूल्य तल में वृद्धि में परिवर्तन के लिए। जल्दी देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन ये भी है, बहुत ही अच्छा। ठीक है, तो आप जान लीजिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गिरावट में एकरूपता लाने की कोशिश की जाती है, एक संकुचन तकनीकी। करते रहिए मेहनत, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। जब आप अपने से नहीं हारेंगे, ठीक है, तब जीत जाएंगे उसी दिन। जिस दिन एग्जाम हॉल में बैठकर खुशी हो, आनंद हो और जल्दबाजी में इधर उधर ना कलर हो, उस दिन आपका पेपर आधा वहीं बन जाता है। अगर इसको आप संभालिए तो निश्चित रूप से आपका पेपर अच्छा होगा। निम्नलिखित में से किसका भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया जाता? इंदिरा आवास विकास पत्र किया जाता है, किसान विकास पत्र किया जाता है, सार्वजनिक उपक्रमों के लिए शेयर नहीं किया जाता, ट्रेजरी बिल किया जाता है। ठीक है ना जी। तो भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया जाता सार्वजनिक उपक्रम के शेयर में। आगे, निम्न में से कौन सा संबंध राष्ट्रीय आय के लिए सही है? राष्ट्रीय आय के लिए सही संबंध ढूंढना भाई, जल्दी बताइए। हाँ, मस्त सा क्वेश्चन है। आइए देखिएगा, अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय आय बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, गलत है। राष्ट्रीय आय बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास, नहीं। अब इस सब में देखना सबसे उत्तम कौन होगा? राष्ट्रीय आय सकल राष्ट्रीय आय माइनस मूल्यह्रास प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी नहीं होगा, प्लस सब्सिडी होगा, यानी डी सबसे सही होगा। क्या प्लस सब्सिडी को डी में देखिए, प्लस माइनस का अंतर होने से गड़बड़ हो जाता। निम्नलिखित अभिकरणों में से कौन सा एक भारत में राष्ट्रीय आय के अभिकलन करता है? कौन? CSO। निम्नलिखित प्रकारों की आय पर विचार कीजिए। वैयक्तिक, प्रयोज्य, निगम, निजी, राष्ट्रीय आय। अवरोही क्रम में लिखना है। कौन से क्रम में लिखना है? अवरोही क्रम। कौन से क्रम? अवरोही। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए और आप सभी लोग भी क्या करिए, खाली हो जाइए। हाँ, क्या करिए,
खाली हो जाइए। जल्दी दीजिएगा। तो देखिए 2, 4 व्यक्तिक आय और निजी आय, यही इनका क्रम है, यही इनका क्या है, क्रम है। क्लियर। आगे देखिए प्रयोज्य व्यक्तिक आय, प्रयोज्य व्यक्तिक आय। तो प्रयोज्य व्यक्तिक आय भी बहुत बड़ा बड़ा दिया है। अब जब ज़्यादा बड़ा बड़ा हो तो समझ लेना चाहिए, बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है और बहुत ध्यान से एकाग्रचित होने की ज़रूरत है। ठीक है। कह रहा है कि उपार्जनों के बजाय प्राप्तियों की अवधारणा जिसका आकलन करे तथा सामाजिक सुरक्षा अनुष्ठानों के बाद दिया जाए, उन परिस्थितियों को जोड़ना आवश्यक है जो चालू उत्पाद परियोजना का भूल नहीं है, और उन सभी उपार्जनों को जो वर्तमान में प्राप्त नहीं किए जाते हैं तथा सभी करों और सामाजिक सुरक्षा अंशदानों को घटाना आवश्यक है। इसको पढ़िए, व्यक्तिगत कर और सामाजिक सुरक्षा अंशदानों को घटाने के बाद वर्तमान में की गई उत्पाद सेवाओं के बदले अथवा उसकी संपत्ति के से प्राप्त उपार्जनों के मौद्रिक मूल्य के रूप में किसी व्यक्ति की आय की अवधारणा। ठीक है, ये क्या है, ठीक है, डी। आगे कह रहे कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है, चालू और स्थिर दोनों आधार पर, कि चालू भी और स्थिर भी। आगे तो ये था आपका 39 क्वेश्चन, इसके बाद कुछ भी नहीं है। आप भी जाइए पढ़िए और मिलाइए। सबसे बड़ी बात क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, मेरे साथ भी करिए। मैं सभी प्रश्नों की एक साथ लेकर आऊँगा, बस 2 से 4 दिन 6 दिन दे दीजिए, ठीक है ना जी। तो गुड नाइट, सुनने के लिए धन्यवाद आपका। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए लोगों में। और टीजीटी पीजीटी के लिए, नेट के लिए जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं, ये नीचे स्क्रॉल हो रहा नंबर, इस पर फ़ोन कर सकते हैं। आपको ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स इस तरह से पढ़ाई जाएगी कि आप भूलेंगे नहीं कभी कभी, ठीक है ना जी। धन्यवाद सुनने के लिए।